ठीक है सर ना, आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है भाई, तो गुड इवनिंग सबको। और आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास बोर्ड फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीजी बोर्ड के माध्यम से देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और पिछले 2 चैप्टर है जो, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज जो है हमारा रेस्ट पे है। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिकली या करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम सारी बात जो मूविंग करंट के बारे में कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिना विवाद किए चैप्टर शुरू करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, इससे नोट भी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो अगर देखिए इसका फॉर्मूले की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट, इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट के बारे में बात करूं तो टाइम के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक चार्ज बट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो देखिए आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज को हम डिनोट कर देते हैं किससे, क्यू से, और टाइम को हम कैपिटल स्मॉल टी से। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला हो गया। क्यू अपॉन टी आई का वैल्यू होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इसकी एसआई यूनिट होती है। अब थोड़ा इसका कैलकुलस फॉर्मूला देख लेते हैं हम। कैलकुलस फॉर्मूला, तो इसके 2 कैलकुलस फॉर्मूला होते हैं। एक होता है देखिए आई, तो रेट के बारे में बात करें तो डिफरेंशियल हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, एक ये हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर आप ध्यान दें तो ऐसा हो जाएगा ना, इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा। तो अगर हम चार्ज निकालना चाहे तो हम यहाँ से चार्ज भी निकाल सकते हैं। चार्ज का हो जाता है इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, यहाँ से आपका चार्ज भी निकल जाता है। तो ये 2 फॉर्मूला है, इन्हें आप लिख लीजिए। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगली हम बात करते हैं, वो है पेन बदलूं क्या, ये वाला शायद ढंग से नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, एक सेकंड, मैं पेन चेंज करता हूँ। ये ठीक है ना? ठीक है, देखिए, हाँ, अगला हम बात करते हैं करंट कैरियर्स के बारे में। करंट कैरियर्स मतलब क्या होता है, देखिए, ऐसे सब्सटेंस जिसके द्वारा करंट
फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं लिक्विड्स में क्या क्या होता है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो मैं तीनों लिख लेता हूँ पहले, लिक्विड, सॉलिड और गैस को। सॉलिड और गैस हो गया, एक गैस, ठीक है। ये आपका देखिए, तो जब हम लिक्विड की बात करते हैं ना, तो इसमें करंट कैरियर जो हैं वो होते हैं, लिक्विड में प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, दोनों फ्लो करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स मतलब बोथ फ्लो होते हैं। तो लिक्विड है, देखिए इसमें आपको तो एटम से पूरा फ्लो हो रहा है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही फ्लो हो रहे हैं, बोथ फ्लो। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर हम गैस की बात करें तो इसमें भी बोथ होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही फ्लो करते हैं। तो ये था आपका करंट कैरियर्स। आगे देखते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। तो देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। तो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through per unit cross section है, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है, जैसे हम डेंसिटी की बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में, आपके जो चैप्टर 2 है उसमें हम डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी मतलब क्या है, एक टाइप से फोर्स। डेंसिटी क्या होती है हम सबको पता है, मास बाय वॉल्यूम। वैसे ही हम करंट की भी डेंसिटी करते हैं। तो करंट डेंसिटी, amount of electric current flowing through per unit cross section is called current density। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रिक करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका। मतलब कोई कंडक्टर है, उसका एरिया कितना है, मान लीजिए कंडक्टर वायर है, उसके अंदर कितना करंट जा रहा है, उसका एरिया कितना है, तो उससे हम उसकी करंट की डेंसिटी निकाल सकते हैं। करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इससे हम एक और चीज कर सकते हैं। हम करंट डेंसिटी के अलग अलग फॉर्मूले, बट हमको पता है, जैसे कि देखिए ये तो एक फॉर्मूला हुआ ना, बट हमको पता है आई की वैल्यू क्या होती है। अभी हमने बताया था पिछले में कि क्यू अपॉन टी होती है, तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाती है क्यू अपॉन ए टी। ये अलग अलग जगह पे, मान लीजिए आपको करंट नहीं दिया, चार्ज दिया और टाइम दिया है और क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, तो आप ये निकाल सकते हैं। बट हमको ये भी पता है कि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़ा था, क्यू इक्वल टू एन ई होता है, तो यहाँ से भी जे आ जाएगा आपका एन ई अपॉन ए टी, ये भी होता है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, बेसिक से हैं, आप हो सकता है आराम से आप याद कर सकते हैं इसको। अगली चीज क्या है, जो करंट डेंसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होती है, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरा, डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। एरिया वेक्टर के अलोंग रहता है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन इज अलोंग एरिया वेक्टर। अगला, इसका यूनिट क्या होगा, देखिए हमको पता है ये करंट क्या है, एम्पियर, और एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।
पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब देखिए, अगर हम इफ डी आई करंट, मान लीजिए स्मॉल करंट है बहुत, डी आई करंट फ्लो थ्रू डी एरिया, ठीक है, फ्लो थ्रू बहुत छोटा सा एरिया है डी ए एरिया, बहुत स्मॉल करंट निकल रहा है, तो जे, देखिए वेक्टर है तो ऊपर वेक्टर लगाया मैंने, तो ये हो जाता है आपका डी आई अपॉन डी ए। ठीक है, इसको मैं ढंग से लिखता हूँ, ए के ऊपर भी वेक्टर लगता है क्योंकि वो हमारा वेक्टर है, तो ये हो जाता है डी आई अपॉन डी ए। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। देखिए अब यहाँ से जब से पिछले बार डिराइव किया था, तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ ना, डी ए इधर कर देता हूँ और इसको डी आई लिख देता हूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट भी आप निकाल सकते हैं, जो कि होता है जे इंटीग्रल ऑफ जे डी ए। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डी ए कॉस थीटा होता है, डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डायरेक्शन भी आएगा इसलिए हम बात कर रहे हैं डी ए कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है, मैंने डी ए कॉस थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है जो जे है वो भी एक वेक्टर है और एरिया वेक्टर होगा, तो दोनों के बीच के एंगल होगा कुछ, इसी कारण वहां हमें कॉस थीटा लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया करंट डेंसिटी। अगला देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, अब सही दिख रहा होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, देखिए छोटी सी डेफिनेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थोड़ा पतला करूं क्या पेन, हाँ एक सेकंड, तो बड़ा हो गया, अभी ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखते हैं, तो हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर मैं समझाता हूँ इसको। इज, लिखिए, इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन inside the conductor, inside the conductor। ठीक है, देखिए तो इसको इट इज डिनोटेड बाय वी टी, वी टी, वी और ये स्मॉल सा डी, ये आपका ट्रिप। तो क्या है, देखिए एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहे होंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, तो हम एक काम करते हैं, एक कंडक्टर बना लेते हैं सबसे पहले, तो शायद मेरे पास शेप हो, एक सेकंड अब मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास शेप होगा तो मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ। ओ है, देखिए पर अरे इसमें तो मेहनत लग जाएगी, मेरे को खुद से बनाना पड़ेगा। हाँ, चलिए ठीक है, कंडक्टर ही बना लेता हूँ मैं, क्या मेहनत, खुद थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। ये मान लीजिए कंडक्टर केबल है ना, मैंने उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, केबल है, देखे होंगे तार ऐसे ही रहता है भाई, सिलेंड्रिकल शेप का रहता है तार। अब मत बोलना मुझसे कि भाई तार तो सिलेंडर नहीं होता है, तार तो लाइन जैसा दिखता है,
तो जूम इन करके देखेंगे भाई तो तार सिलेंड्रिकल ही होता है। तो ये तार है, मान लीजिए ये कोई हम लोग का कंडक्टर है, या ये कह सकते हैं कंडक्टिंग वायर है, मोटा कंडक्टर मैंने सिलेंडर ही ले लिया, इस पे मैंने पोटेंशियल दे रहा हूँ। अब आपको पता है पोटेंशियल मतलब बैटरी अटैच कर दे रहा हूँ, तो इस तरफ से मैं पॉजिटिव, इस तरफ से, या फिर आप मैं पोटेंशियल दे रहा हूँ तो मैं यहाँ प्लस वी और यहाँ पे मैं माइनस वी पोटेंशियल दे रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना, ये ये क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो ये वाला एरिया, ये ना, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये कहलाता है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया हमने इसको ए, इसको भी मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ ना, काफी ज्यादा मोटा आ रहा है, ये लो अब ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया हमने, इसको ए मान लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसकी लेंथ को हम मान लिया कि एल लेंथ का है भाई ये, है ना। इसको भी मेरे को छोटा ही करना पड़ेगा, बहुत ही मोटा था, ठीक है भाई। मान लीजिए ये जो है इसकी लेंथ जो है ये एल है, ये लीजिए ये एल लेंथ का है गया। इसके अंदर क्या है हम सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम सबको पता है भाई, कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पिछले बार बता चुका हूँ। तो अभी क्या है, ये सब स्टेबल है मान लीजिए, बढ़िया, अभी अपने अपने फ्री घूम रहे हैं इधर से उधर। ये देखिए, अब जैसे ही क्या है, अगर आप, अब इसमें हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर, लेट अस कंसीडर कंडक्टर, conductor of cross section area A of cross section area A, पहली चीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं मान लेता हूँ n को ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n मान लेता हूँ, ठीक है, ये n ले लिया। लेंथ हमने इसकी l ले ली, ये बता ही चुका था ये। फोर्थ हमने क्या किया, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब देखिए जब हम इसमें पोटेंशियल जोड़ देंगे, सबसे अभी ड्रिफ्ट वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम v लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने v लगा रखा है, पॉजिटिव बैटरी और नेगेटिव v, ये v। अब आखिरी फिफ्थ पॉइंट, मान लीजिए इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो vd। देखिए अब जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज दूंगा तो इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या इस डायरेक्शन में भागेंगे, है ना, इधर भागेंगे, मतलब ये वाला है जो ये इधर भागेगा, सब पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, रिपेल करेगा क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज यहां से दे रहे होंगे। है ना, तो मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी मैं vd ले लेता हूँ, है ना, इस तरफ होगी जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो लेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने ले लिया vd, जिससे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हमको रिलेशन निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इस कंडक्टर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, DUCT। हम लोग अज्यूम करते हैं इसको कैपिटल एन से, ये कैपिटल एन है, ठीक है। तो कितने होंगे भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
इंटू एल और इंटू एन, क्योंकि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एन है ना। तो अगर हमको टोटल नंबर निकालना है तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इंटू एन, ये फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो मान के चलिए नेट चार्ज जो है वो हमारा Q है। तो Q हमने पढ़ा था, नेट चार्ज हमेशा Ne होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ये E मतलब क्या है आपका चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है हमारा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम्स का। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N को रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगी ALNE, है ना, क्या आ जाएगा। अब अगला क्या करते हैं देखिए, मान लीजिए नाउ टाइम टेकन टू मूव इनसाइड कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना समय लग रहा है, टाइम टेकन टू मूव इनसाइड द कंडक्टर, मूव इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, अब हम कंडक्टर के अंदर देखते हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबने पता है टाइम होता है, देखिए मैं एकदम बेसिक से लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्टर, ये क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना था भाई, इसको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये तो एल डिस्टेंस होगा ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट एल जाना है, और स्पीड कितनी वीडी है ना, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही तो इसकी स्पीड है मान लीजिए, ये एल हो गया डिस्टेंस और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई वीडी। अब देखिए, अब हमको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है ना, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ये अभी शुरू में लिखा चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है। तो हमारा करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो चार्ज हमारा क्यू है अपॉन टी हो जाएगा। तो क्यू हमने अभी भी निकाला भाई, ALNE, और टी ए निकाल लिया। तो इक्वेशन 1 इसको दे ही देता हूँ मैं, इसको 1 दे देता हूँ, ये हमारा मिट गया 1, तो ये हमारा 1 हो गया, और इस वाले को हम 2 नाम दे देते हैं। तो ये हमको पता है करंट क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन टाइम। तो बस आई के वैल्यू में लिख दीजिए, चार्ज हमारा कितना आया था ALNE, है ना, अपॉन एल, यही तो था ALNE अपॉन एल। देखिए टाइम लिख रहा हूँ अपॉन, रुकिए मैं ढंग से लिखता हूँ, अभी अच्छे से समझ आएगा। चार्ज था हमारा ALNE, और ये क्या था एल अपॉन टाइम कितना था, स्पीड थी यहाँ वीडी। तो एल से एल कट जाएगा, बिल्कुल बेशक कट जाएगा। तो आई में का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, NEAVD, है ना, जो कि N क्या है हमारा, ये आपका फॉर्मूला आ गया आई का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको पता है जो N है वो क्या है, जल्दी बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बिल्कुल ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ई हमारा क्या है, चार्ज है भाई, चार्ज। और ए क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये होता है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू NEAVD। इसको याद करने का तरीका एक और होता है, अगर कहीं भूल जाए या जेई वेई का तैयारी करते नीट का, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो हम इसको बोलते हैं I इज इक्वल टू वेना, ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। वेना बोले तो V से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E फॉर E हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज, N फॉर करंट डेंसिटी, और A फॉर एरिया। ये आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना ही था। अच्छा, पिछले वाले में मैं दो चीज और लिखा देता हूँ,
हमने एक और रिलेशन स्टेबलाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच तो हो गया, करंट डेंसिटी के बीच में ये देख लेते हैं कि हमको पता है, इसको आप लिख लीजिएगा नीचे पे, मैं यहाँ लिखा देता हूँ कि हमको पता है कि करंट डेंसिटी क्या होती है, जो वो होता है करंट अपॉन एरिया। अभी हमने करंट निकाला तो J हो गई करंट डेंसिटी, ये क्या होती है I अपॉन ए होती है, लिख चुके हैं बिल्कुल। J की हमने अभी निकाली, I की वैल्यू NeAVD निकाला ना वेना से, ठीक है, तो और अपॉन ए कर देंगे तो ये ए से कट जाता है, और जो J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक फॉर्मूला आ जाता है, वो होता है NeVd। चलिए इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी कहीं कहीं काम आ जाता है। तो ये रिलेशन हो गया आपका, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ये हो गया आपका। अगला अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम वही काम करना है, इसमें भी एक कंडक्टर बनाते हैं पहले तो। लाइए भाई पेन चेंज कर लूं। हाँ तो भाई कंडक्टर बनाया, ये लीजिए बढ़िया सा कंडक्टर बना देते हैं, ये आपका कंडक्टर बन गया। सेम वही पोटेंशियल मारना है अब इसमें, कर दीजिए भाई पोटेंशियल। ये यार ये मोटा वाला बहुत हो जा रहा है भाई, इसको भी चेंज करता हूँ भाई, स्ट्रोक पतला चाहिए एकदम। इसी में कर देता हूँ। तो ये हमारा पोटेंशियल मान लेते हैं हम इसको, वो कंडक्टर में हम फिर से इधर से डालते हैं हम -V, इधर से डालते हैं हम +V, ठीक है। ये हमने बैटरी लगा के इसमें पोटेंशियल डाल रहे हैं, बढ़िया सा, ये इस प्रकार से। अब इसके अंदर क्या भाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी लेंथ हम L ले लेंगे, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, और वही पुराना वाला है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ हमने L मान ली है, अंदर भागेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन है भाई, भागेंगे इधर इधर, ये लीजिए, है ना। तो इस तरफ में क्या जा रही है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेम वही चीज लिखते हैं, सेम लेट अस कंसीडर, वही पुरानी बात, लेट अस कंसीडर। अच्छा मैं पिछले वाले को याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ कि इसमें रिलेशन आप कैसे निकालोगे। देखिए सबसे पहला काम आपने एक कंडक्टर लेना है, कंडक्टर में आप पोटेंशियल डाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, और आपका लेंथ L है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू एन करंट डेंसिटी, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, नेट चार्ज निकालिए। आप अपने दिमाग में याद रखिए कि जब मैं करंट डेंसिटी सॉरी जब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्या बोलते हैं, ये क्या है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में फॉर्मूला निकाल रहा हूं, तो मेरे को कहीं से भी जाके, सॉरी, कहीं से भी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी निकालना है, तो हमने पहले Q निकाल लूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं Q निकाल लूंगा, है ना। एन ही होता है भाई Q का फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बड़ा था यार, एन ही होता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, टाइम निकालूंगा, Q अपॉन टी, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो उसकी स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और डिस्टेंस हमने L ट्रेवल करना है। अब बस करंट डाल दीजिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और खत्म हो जाएगा आपका ये।
अब वहीं करंट डेंसिटी निकालनी, करंट डेंसिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, करंट अपॉन एरिया होती है। आई की वैल्यू ऊपर से लीजिए, लिख दीजिए, ए से ए काट दीजिए, बस ऐसे ही याद रखिए कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाल, हाँ तो मेरे को क्या आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब क्यू और टी लाना है कहीं से भी, ठीक है। वैसे ही देखिए इस वाले में सेम चीज है ये भी। हम देखते हैं, लेट अस कंसीडर, हमने वही रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर से क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान रहे हैं, हाँ पोटेंशियल भाई, अप्लाइड पोटेंशियल हमारा V है। अगला क्या, लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर L है ना, 1 to 4। अगला ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो VD होती है, ये लिखना है। और क्या माने थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार हम E मान लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है, तो इलेक्ट्रिक E, इसको मिटाओ भाई, हाँ E, ELECTR, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैपिटल ई मान लेते हैं, बस इतना ही याद रखना है आपको। अगला क्या देखिए, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, F इक्वल टू फोर्स ऑन F इज इक्वल टू, अभी पिछले वाले QE, ये भी पिछले फर्स्ट चैप्टर में डिराइव, तो देखिए पहला चैप्टर सब रिलेशन है इसलिए मैं सीक्वेंस में पढ़ाते जा रहा हूँ। QE, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, Q तो यहाँ क्या है, चार्ज है भाई, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -E, और ये E, क्या हो गया, नेटवर्क चला गया था, नेटवर्क चलता, ओके ठीक है ठीक है। तो हमने भैया पहला निकाल लिया, F इज इक्वल टू, ये हमारा QE से -E, और E आ गया इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्या, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए आप, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं भाई, पहले फोर्स फिर एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है, ये एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन में जब हम पोटेंशियल डालेंगे तो क्या होगा, वो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन है ए का क्या होता है, F इक्वल टू एम है, हमने पढ़ा है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू F अपॉन एम हो जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन एम, ये हो जाता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, क्योंकि F इक्वल टू एम से निकाला मैंने, तो F हमने अभी भी निकाला -E और E अपॉन एम। इसको आप चाहें तो ME भी लिख सकते हैं, मैं M ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है कि M हम जो इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहे हैं। ये हमने दूसरी इक्वेशन निकाल ली, ये अ, ठीक है। अब इस पे इक्वेशन 2 हम ऐसे ही रखेंगे, इस पे हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी याद करनी है जो कि है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। एक सेकेंड, मैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को पहले करा देता हूँ, चलिए मैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को पहले करा दूँ क्योंकि वहां पे आएगा ही ये चीज। तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या रहता है, उस वाले सेकंड वाले को हम दोबारा करो, टाइम ऑफ ये आपका आता है उस वाले इक्वेशन में, इसलिए ये थोड़ा सा मैंने पीपीटी गलत बना दी। चलिए, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है, तो देखिए ये छोटा सा डेफिनेशन है, द टाइम टेकन बाय, मेरे साथ लिखिएंगे, टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन नहीं है, टाइम टेकन बिटवीन टू कंज्यूकेटिव
कंज्यूटेटिव कोलाइजन। कोलाइजन कैसे? देखिए अब इलेक्ट्रॉन है ना, तो इधर से उधर जा रहा है तो एक दूसरे को टक्कर मारता है। देखिए मान के चलिए, मैं समझाता हूँ। ये भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में पोटेंशियल दिया, ये इसको टक्कर मारेगा, इसको एनर्जी मिलेगी, ये आगे बढ़ेगा, तो ऐसे करके टक्कर खाते हैं ये। इसी को बोलते हैं, एक जगह एक बार से दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारने के बीच में कुछ समय लगता है, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। सो टाइम टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in conductor is called time of relaxation, is called time of relaxation। ठीक है, इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय टॉ। मैं ठीक से बना दूं भाई, ये टॉ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वापस में आते हैं। अब मान लीजिए, इस फॉर्मूले में बात करता हूं मैं, यहां तक हमने ए निकाल लिया था, एक्सेलरेशन निकाला था। अब मान लीजिए इफ initial velocity of electron, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है, इज u1 इज u1, ठीक है। एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इज tau1, t1 बोल रहा था, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ, जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है उसको हमने tau1 मान लिया, ठीक है। देन फाइनल वेलोसिटी, अब आप फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन, सबके लिए अलग अलग होगी। हमको पता है फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 11th में पढ़ के आए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो इस इक्वेशन से हम अगर चाहें तो हम निकाल सकते हैं v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए, तो हमारा ए था, ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टॉ है, टॉ 1 हो जाएगा ना। सिमिलरली सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, v2 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगी u2 प्लस ए टॉ 2। ऐसे ही बढ़ेंगे v3 पे, ये हो जाएगी u3 प्लस ए टॉ 3। ऐसे ही ऐसे करते करते n, मतलब हमको तो नहीं पता भाई कितने इलेक्ट्रॉन, हम तो n मान रहे हैं, तो vn निकालेंगे तो ये आएगा un प्लस ए टॉ n, है ना, ये आ जाएगा। तो अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वल ले रखे हैं हमने, ये हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में, है ना। ये देखिए भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल होगी, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब vd निकाल लेते हैं, तो ये कितने आएगी, ये आपकी सबकी प्लस हो जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस एवरेज हो जाएगा, प्लस ऐसे 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 करके प्लस vn, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कितने होंगे, n टर्म्स होंगे, तो ये n टाइम्स हो जाएगा, है ना। सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज का मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो vd में अब वैल्यू रख देते हैं, तो v1 की क्या वैल्यू आई थी, u1 प्लस ए टॉ 1 प्लस v2 की वैल्यू आई थी u2 प्लस ए टॉ 2, v3 की वैल्यू आई थी u3 प्लस ए टॉ 3, ऐसे ही कर करके un की vn की वैल्यू आई थी un प्लस ए टॉ n अपॉन n, n।
तो अब देखिए, आप क्या करिए, u1 u2 ये सबको एक तरफ कर लीजिए। तो u1 ये ब्रैकेट के अंदर u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे करके कितना कितना un तक इनको एक तरफ करा, प्लस अब मैं यहाँ से कॉमन आ जाता है ए को मैंने कॉमन ले लिया, देखिए सब जगह यहाँ से टॉ को सबको प्लस कर दिया, टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस ऐसे ऐसे करके टॉ n। अरे यार ये लाइन भी ना, ये तो ये कितना आ गया होल अपॉन एन। अब दोनों को बांट दीजिए, ऐसे VT को अलग अलग बांट दीजिए, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस ऐसे ऐसे करके un अपॉन एन प्लस ए टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 ऐसे ऐसे करके टॉ n अपॉन n, है ना। अब यहाँ से एक बात बताइए, बट जो इनिशियल वेलोसिटी थी तो जीरो होगी ना, हर बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो हमने तो बोला नहीं है। तो बट एवरेज इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, है ना, ये तो जीरो होगी, मतलब ये वाला टर्म जो एवरेज इन यू, सो जो आपका u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस ऐसे ऐसे करके un तक है होल अपॉन एन, यही तो है एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। तो जीरो को टेंस कर गए, खत्म। तो बचा क्या, और आपको क्या है जो दूसरा वाला है ये वाला, ये क्या है भाई, सो ये क्या है, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ही तो निकाल रहे हैं हम। तो एंड टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस 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 करके टॉ n अपॉन n, ये देखो ना फॉर्मूला ही है ना भाई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, सॉरी, सम ऑफ टोटल पार्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन का ही फॉर्मूला है। तो ये क्या हो गया, एवरेज हो गया, या आप मीन भी लिख सकते हैं, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हो गया। रिलैक्सेशन इसको हम टॉ, बड़े टॉ टॉ से डिनोट कर दे रहे हैं। तो इसके आगे पुटिंग इन इक्वेशन 3, अब इसको इक्वेशन 3 जो हमने निकाला है ना उसको इक्वेशन 3 में डालते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में डाला तो VD निकाल रहे थे भाई, इक्वेशन 3 एक बार देख लेते हैं, कहाँ है हमारा इक्वेशन, ये देखिए ये था VD U प्लस AT, तो ये एवरेज सब निकल रहा था। तो VD थी हमारी एवरेज, और हमारा जो इनिशियल था वो तो जीरो हो गया, और यहाँ बचा ए टॉप। तो VD इज इक्वल टू ए टॉप। अब इसी ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो आप इसको पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, तो आ गया VD इज इक्वल टू ए आया था माइनस ई टॉ अपॉन एम, सिंपल सा है। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन आया है यहाँ पे बस, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन हो गया। ज्यादा बड़े बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बता दिया, ठीक है। अगला देखते हैं मोबिलिटी क्या होते हैं। चलिए, तो मोबिलिटी का लिखेंगे आप, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ये हम किससे, इसको हम, इट इज डिनोटेड बाय न्यू,
म्यू, सॉरी म्यू, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। सो हमने क्या बोला, मोबिलिटी अभी बताया हमने बाय एल आई, बाय हम डेफिनेशन से देखते हैं। तो रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मोबिलिटी को हम क्या म्यू से डिनोट कर रहे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाला था वीडी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई। बट हमने अभी अभी ऊपर निकाला कि जो वीडी की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो होता है वो आया था ई, ई टॉ अपॉन एम, है ना। तो इसको हम पुट कर देते हैं वीडी में, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा ई, ई टॉ अपॉन एम होल अपॉन ई। तो क्या होगा भाई, ई से ई कट जाएगा, तो म्यू आ जाएगा ई टॉ अपॉन एम। ये सब आपके परीक्षा बोर्ड में दिया है। ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है। छोटा सा रिलेशन था भाई मोबिलिटी का, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। अगला क्या, ओम्स लॉ। अगला हम देखते हैं ओम्स लॉ। ये तो भाई सब लोग अच्छे से इससे फैमिलियर होते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है देखिए, देखिए ओम्स लॉ कहता है क्या, ये कहता है इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इफ द फिजिकल PHYSICL प्रॉपर्टी, जैसे कि क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एसेट्रा, है ना। जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एसेट्रा, अगर इन सब को टेम्परेचर, वॉल्यूम, हाँ, रिमेन्स कांस्टेंट, remains constant, then the applied potential, then the applied potential becomes directly proportional to the electric current. Applied potential becomes directly proportional to the electric current. इलेक्ट्रिक क्या कह रहा है देखिए, कहते हैं कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंडक्टर की ना, अगर उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं तो जो हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब भाई ये कह रहा है ओम्स भैया ने कहा, पोटेंशियल जो है हमारा, पोटेंशियल बोलते पोटेंशियल डिफरेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के। ये तो भाई यहीं से तो आया था, आप सबको पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। सो v को जब हम इक्वल करते हैं तो एक आ जाता है r i, याद आया, बिल्कुल आ गया होगा। i मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस। बहुत भाई ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो सबको पता होगा, जरा बढ़िया से लिख लीजिएगा बोर्ड के लिए, वेयर r इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, PANC, बढ़िया लिखिएगा इसे। सो अब यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, r इज इक्वल टू v अपॉन आई हो जाता है। लो ये भी कर देना, अच्छा नंबर मिलेगा। तो भैया जो ओम्स लॉ है, यानी रेसिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं, है ना, जो रेसिस्टेंस होता है ये स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा इसकी ऐसा ही तो हम सबको पता है भाई, जिसने इसे बनाया ओम बाबा ने, तो बस ओम ही है इसकी। और इसको हम ओम को कैसे बनाते हैं, ये ऐसा, ठीक है।
तो ये आपका रेसिस्टेंस का आया, ओम्स लॉ से क्या आया, रेसिस्टेंस आया। ठीक है भाई। अब भाई रेसिस्टेंस देख लिया है तो थोड़ा सा कंडक्टेंस भी देख लेते हैं। ठीक, कंडक्टेंस तो दो लाइन का है, क्या ही पढ़ोगे इसमें। देखो, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है। इसको हम कैपिटल जी और सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, नहीं, जी से ही डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को सिग्मा से करते हैं, सॉरी। सो कंडक्टेंस इज द, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेसिस्टेंस। सो भाई इसको हम, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, हम किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल जी से। तो हमको पता है कंडक्टेंस क्या होगा। अभी साहब देखो, फिजिक्स में कुछ नहीं, डेफिनेशन याद करो, फॉर्मूले खुद बनते हैं। कंडक्टेंस को बोला अभी, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया। कंडक्टेंस बोले तो जी 1/r। अब आप इसमें कुछ भी रख दो भाई, वैल्यू निकाल दो भी, आर का वैल्यू रख दो, तो ये भी स्केलर होता है। ठीक है, इसकी ऐसा ही होती है 1/ओम, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, तो इसी को हम महो भी बोलते हैं, MHO, महो। और इसको साइमंस भी बोलते हैं, SIEMENS। इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, साइमंस। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। फॉर्मूला तो निकालना ही था, तो एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सेम वही, आप वही डायग्राम फिर से बनाता हूँ। इतना बनाएंगे कि आपको रट जाएगा भाई। ये वही बनाया मैंने, ये ये हो, क्या ना, ये पोटेंशियल डालने के लिए। बढ़िया, तुम लोग अच्छे से बनाना। ये प्लस भी, मेरा तो टच पैड के कारण हालत है ऐसा। ये भी आ गया। तो भाई अब फिर लो, क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया वही जो बकैती कर दीजिए इसमें भी। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको ए बना देते हैं, लेंथ एल ले लेते हैं। इतना ज्यादा वास्ट यूज है ना, रट जाएगा आप लोग को ये सब। सिमिलरली है सब कुछ। इलेक्ट्रॉन्स है भाई, इधर भागेंगे, जैसी पोटेंशियल दिया। ठीक है, मतलब ये क्या है, वीडी सेम से कुछ है ही नहीं यार, वही सब अपने को बकैती करनी है, अभी तक करते हैं। चलो भाई, वी अज्यूम करा हमने। पहला, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल था। दूसरा, अप्लाइड पोटेंशियल वी था। अप्लाइड पोटेंशियल वी, सॉरी मैं पी लिख रहा था, ये वी। अगला भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है भाई, वी डी हमको भी पता था ये तो। अगला देखो भैया, क्रॉस सेक्शन एरिया बचा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया वही ए। अगला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं। तो पहले जैसे किया था वही। नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, F इक्वल टू क्यू ई।
क्यू ई, तो एफ की वैल्यू आ गई ई ई, इक्वेशन नंबर 1। एक्सेलरेशन, पहले फोर्स निकाला फिर एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो ए की वैल्यू आ गई ई अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको पता है बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू V अपॉन एल, तो बस E की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें, A इज इक्वल टू ई वी अपॉन एल एम या एम एल। वो एम एल इसलिए नहीं लिखा है ऐसे क्योंकि फिर वो गलत समझते हैं उसको, एम एल को, है ना, क्वांटिटी हो जाती है वो। ठीक है भाई, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन by using equation of motion। भाई हमको पता है वही एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू यू रो प्लस ई वी अपॉन एल एम, और ये टी को हम टॉ मानते हैं। यहाँ आप लिख दीजिएगा कि टॉ जो है वो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है ना, या ये लिख दीजिएगा और ये भी लिख दीजिएगा कि A इज इक्वल टू ई वी अपॉन एल एम, ये निकाल लेते हैं। चलिए, तो वी डी की आ जाएगा, वी डी इज इक्वल टू ई वी अपॉन एल एम टॉ। ठीक है, इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब हमको क्या निकालना है, इफ, मान लीजिए इफ इलेक्ट्रिक करंट, इफ इलेक्ट्रिक करंट आई, हमको पता है आई क्या, वेना, अभी बताता है, एन ई ए वी डी। ठीक है, अब वी डी की वैल्यू रख दो आई में, तो ये कितना आ जाएगा, एन ई ए ई वी अपॉन एल एम टॉ। यहाँ से आप बता सकते हो कि वी डी हमने जो निकाला था वो था ई वी अपॉन एल एम टॉ, ये बगल में मैंने बता दिया। ठीक है, तो आई का क्या हो जाएगा, देखिए दो ही आ गया ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ, टॉ को अंदर ले लेता हूँ, अपॉन एम, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ए अपॉन एल इंटू वी। वी क्या है भाई, पोटेंशियल है। ठीक है, मैं कहीं भूल गया हूँ तो मैं लिख देता हूँ, मतलब आपको ये देखिए, यहाँ भूल गया था, यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल है भैया, वॉल्यूम मत समझ लेना, पोटेंशियल है, और ये v वेलोसिटी है, हाँ स्मॉल v है ये, तो v अपॉन आई कर देते हैं, v अपॉन आई, v अपॉन आई क्या हो गया, एम एल, वी अपॉन आई कर रहा हूँ, देखो आई अपॉन वी नहीं कर रहा हूँ, एम एल, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ये आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा, आप आई अपॉन वी ही लिख लो पहले, आई अपॉन वी कितना आ रहा है, एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम ए बाय एल। अब आप कर दो इसको वी अपॉन आई, इजिली उल्टा पुल्टा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, और ये हो जाएगा एल अपॉन ए, ये आ गया आपका। बट हमको पता है
अभी हम लोग पहले ही ओम्स लिखे थे, बट बाय ओम्स लॉ, OHM, ओम्स लॉ, आर की वैल्यू भी तो V अपॉन आई थी, मतलब आर की वैल्यू जो है वो आ रही है ML अपॉन NE² टॉ ए, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, ऐसा लिख दीजिएगा, अगर पूछता ना फाइंड द एक्सप्रेशन तो ऐसे लिखिएगा। तो दिस इज, बढ़िया सुंदर सुंदर, इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टेंस, ऐसा लिखिएगा, नंबर मिलता है इसका। ठीक है, ये समाप्त, ये हो गया आपका। इसमें कुछ चीज देख लेते हैं, मैंने लिखा होगा, नहीं लिखा है, इसी में देखते हैं। अब हम देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ये अच्छा है, बता रहा हूँ, इससे जेई तक में क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहला क्या, देखो इक्वेशन से ही पता चल जाता है, अगर आपको इक्वेशन याद है तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल दिखा रहा है। तो सबसे पहला क्या है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब क्या हो रहा है इसका, देखो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। तो देखो, मतलब अगर हम किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देंगे ना, और एक बड़ा रख दिया आपके पास, अच्छा 4 मीटर का वायर और एक 2 मीटर का वायर है, तो 2 मीटर वाले वायर में कम रेसिस्टेंस होगा, 4 मीटर वाले वायर में ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। अगला दूसरा क्या है, 1/A आ रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, देखो। हम्म, तो मतलब क्या है, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर, तो रेसिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एरिया। इसलिए कहते हैं ना भाई, अच्छा मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं करवाना है, बढ़िया मस्त वाला मोटा वाला वायर में अच्छा करंट दौड़ता है और रेसिस्टेंस कम होता है। तो रेसिस्टेंस क्या है, क्वांटिटी है भाई, एक मैटर का क्वांटिटी है जिससे वो करंट को फ्लो करने से अपोज करता है ना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये भी, हर कंडक्टर के अंदर होती है। चलिए, ये आपका हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना। हाँ, रेसिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, वी नो कि हमको R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, एंड हमको पता चला R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A था। तो ज्वाइन कर देते हैं दोनों को, ज्वाइनिंग देम, ये मैं डायरेक्टली करा देता हूँ। ज्वाइनिंग देम क्या है, R है जो हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A हो जा रहा है ना। तो इसी को जब हम सॉल्व करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो एक आता है रेजिस्टिविटी का साइन, रो L/A, ये आ जाता है आपका। एक रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला जिसमें वेयर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है बिल्कुल से। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, जल्दी से बताओ।
देखो ऐसा यूनिट निकालने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, रो निकाल लेते हैं। तो रो क्या आ गया, आर ए अपॉन एल, ये आ गया रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो ऐसा ही क्या आ गया, ओम और आर की वैल्यू एक और रिप्लेस कर देते हैं, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है एम अपॉन एनी स्क्वायर टॉ। ये भी देख लेंगे। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ओम, ये लेंथ है और वो मीटर स्क्वायर है, कट जाएगा तो ओम पर मीटर हो जाती है, ओम पर मीटर होती है रेजिस्टिविटी। ये लीजिए, अगला पढ़ते हैं, अगला है कंडक्टिविटी। ये आपका रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक है। अगला है कंडक्टिविटी, छोटा सा टॉपिक, ये भी ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, बस इतना ही सा है, लिख लीजिए इसको। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी और डिनोटेड बाय, ये इंपॉर्टेंट ना भाई, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है, को सिग्मा बोलते हैं, पता है ना। तो कंडक्टिविटी क्या आ रहा था, कंडक्टिविटी, ये क्या, 1 अपॉन रेसिस्टिविटी आ रहा था, टिविटी। तो कंडक्टिविटी को सिग्मा, तो 1 अपॉन रो हो जाएगा, लीजिए। ये भी स्केलर है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ऐसा ही हो जाता है महो पर मीटर, ठीक है। ये लीजिए, तो ये आपका काफी मेजर पोर्शन खत्म हो रहा है। कंडक्टिविटी पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ लिया। अगला हम देखते हैं कलर कोड कार्बन रेसिस्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस पे मेरे को कुछ नहीं बताना है, मैं आपको बस ओरली बता दूंगा, ये कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा बहुत सा है। देखिए, तो क्या होता है, रेसिस्टर देखे होंगे, ये देखिए, ये यहाँ बना रखा हूँ, ये रेसिस्टर ऐसे देखे होंगे, कई सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे रेसिस्टर। तो पेन चेंज कर लेता हूँ, इसमें समझ नहीं आएगा अभी, ठीक है। ये देखिए, ये रजिस्टर ऐसे होते हैं खिलौने में, मदरबोर्ड में, सीपीयू में, जीपीयू में, सब में रहता है ये। तो इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। तो रजिस्टर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, रेसिस्टेंस है ये रेसिस्टेंस देता है। देखिए, इस पे थोड़ा सा लिख लीजिए, कार्बन का बना होता है, कार्बन रेसिस्टर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल circuits to change the resistance and current, to change the resistance and current, ठीक है। मतलब रेसिस्टेंस और करंट को चेंज करने के लिए हम इसको ऐसे ही टाइप का रहता है। अब इसमें पढ़ना क्या, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमेशा 1 से 2 इम्पॉर्टेंट है ये, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, सरल सा टॉपिक है और पढ़ ही लीजिए। देख, अब इस टाइप का दिखता है कुछ रेजिस्टर, इसके ऊपर 4 बैंड्स होते हैं, देखिए इस पे भी 4 है, 1 2 3 4, है ना। इन जनरल 4 बैंड्स होते हैं, इसको मैं ए बी सी और डी कर देता हूँ, ठीक है। इसमें जो पहले वाला बैंड होता है, ये फर्स्ट डिजिट है, ठीक है। सेकंड डिजिट, दूसरा बैंड होता है वो सेकंड डिजिट बताता है। तीसरा बैंड है जो मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। पहले बैंड को मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, तो बैंड ए, ये हो गया बैंड ए, ये हो गया बैंड बी, ये हो गया बैंड सी, ये हो गया बैंड डी। चलिए, अब ये क्या क्या बताते हैं ये देखते हैं। सो भाई, जो बैंड ए होता है हमारा,
वो सिग्निफिकेंट डिजिट बताता है। SIGNIFICANT, सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ रेसिस्टेंस, इसकी जो रेंज है ये 0 से लेके 9 तक होती है। दूसरा ये भी सेम है, सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ रेसिस्टेंस, इसकी भी जो वैल्यू है वो 0 से 9 तक होती है। ये क्या होता है, डेसिमल पावर होती है, इसको मल्टीप्लायर बैंड बोलते हैं। डेसिमल पावर, ये आपको डेसिमल पावर, इसकी रेंज जो होती है 10⁻0 से लेके 10⁻9 तक होती है। ठीक है, 10⁻0 का मतलब 1 होता है। बैंड डी है वो इरर परसेंट बताता है। इरर, ये टॉलरेंस है ना, देखो इसी को बोलते हैं इरर परसेंट। इरर परसेंट या टॉलरेंस, LERAN, टॉलरेंस बैंड। ठीक है, तो ये हो गए तीनों बैंड। अब इसको काम कैसे करते हैं देखें, ये इसका पूरा चार्ट है, इसको बना लीजिएगा, वीडियो को रोक के देखिए। अगर ब्लैक है, इसको आपको याद करना है ना, ब्लैक तो डिजिट 0, अगर पहला बैंड है तो अगर ब्लैक है तो इसका होता है 10⁻0। ब्राउन का 1 होता है डिजिट, इसकी मल्टीप्लायर है, अगर मतलब मल्टीप्लायर मतलब सी जगह पे है, तो अगर ये ब्राउन वाला बैंड सी पे है तो उसकी होता है 10⁻1। रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9, गोल्ड का कोई पावर नहीं होती, सिल्वर का कोई पावर नहीं होती, और कोई भी बैंड नहीं है। मान लीजिए वहां पे जैसे वाइट शर्ट, वाइट भी नहीं है, कोई है ही नहीं बैंड। देखिए, तो इसी में मल्टीप्लायर अगर मान लीजिए सी जगह पे, देखिए ये जो है डिजिट है, मतलब ये किसके लिए, ए और बी के लिए है। ये किसके लिए है, ए एंड बी, ए और बी के लिए। मल्टीप्लायर मतलब सी के लिए, और टॉलरेंस मतलब डी के लिए। अगर डी सी पे ब्लैक है, मतलब बैंड सी अगर काला है, तो उसको हम मल्टीप्लायर 10⁻0 कर देते हैं, है ना। इसको मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर ब्राउन है 10⁻1 कर देते हैं, रेड है 10⁻2 कर देते हैं, ऑरेंज 10⁻3, येलो 10⁻4, ग्रीन 10⁻5, ब्लू 10⁻6, वायलेट 10⁻7, ग्रे 10⁻8, व्हाइट 10⁻9, गोल्ड 10⁻−1। ये जनरली नहीं होता है, इसको आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल से, ये आपके कोर्स का नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। ये लीजिए, हटा दिया, इसको मत पढ़िएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। -1 और -2 होती है, तो ये क्या ही याद रखना। ठीक है, गोल्ड है अगर, तो इसका टॉलरेंस होता है, क्या होता है भाई, +-5% का इरर हो सकता है। प्लस माइनस सिल्वर है 10, अगर कुछ नहीं है तो +-20%। ठीक है, नो कलर या एब्सेंट है। अब इसको याद कैसे करना है ये बता देता हूँ। इसको आप बोल सकते हैं, देखिए, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज a very good wife। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ, अब इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं ये आपका बताते हैं, है ना, कैपिटल लेटर जैसे BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, कैपिटल लेटर, वो आपको याद करा देंगे। ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, बी से ब्रिटेन है ना, सॉरी, ब्लैक ब्राउन था यहाँ,
ये स्टार्ट का याद कर लीजिएगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, गोल्ड और वॉयलेट है। फिर जी से आपका आता है, जी से ग्रे और डब्ल्यू से व्हाइट और आखिरी में गोल्ड सिल्वर, ऐसे कर लीजिएगा। आखिरी में गोल्ड सिल्वर और आगे आपका ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से व्हाइट। ठीक है, अब ऐसा लिख लिया आपने। अब आपको याद है स्टार्ट कहाँ से करना है, जीरो से। तो मल्टीप्लायर में भाई 0 1 2 3 4, इसमें 5 6 7 8 9, ये आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। अब क्या है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लायर। तो 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, ऐसे ऐसे करके ले लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं, इस टाइप का आता है। देखिए आपके परीक्षा बोर्ड में है, उसको देख लीजिएगा। इफ आ कार्बन रेसिस्टर हैज, मान लीजिए रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन स्ट्रैप या फिर बैंड्स हैं, देन फाइंड फाइंड रेसिस्टेंस, ऐसा आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे भाई, हमने पास है रेड, हमारे पास है ग्रीन, ये हमारे पास क्या है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और बोलता है गोल्डन है। ठीक है भाई, तो देखिए बी बी रॉय, ब्लैक, ब्राउन, रेड, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में रेड है तो 3 नंबर, 1 2 3, सॉरी 2 नंबर होगा क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, तो 2 नंबर। अगला है ग्रीन, तो बी बी आर, 0 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। ब्लू मतलब अब मल्टीप्लायर में है तो 6, तो 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लायर में है। गोल्डन मतलब इधर है भाई, प्लस माइनस कितना, 5% का एरर, तो बस लिख दीजिए। तो आपका रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 25 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 5% एरर, ये ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन आता है इससे। 2 4 मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन सिग्मा जे एंड ई। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सिग्मा किसको बोलते हैं भाई, कंडक्टिविटी, जे मतलब करंट डेंसिटी, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, ज़्यादा हल्ला नहीं, मतलब नॉर्मल से ही खत्म कर देंगे, ज़्यादा क्या इसमें जान देना, कुछ नहीं हमको पता है, डायरेक्ट में लिखूंगा। जो रो है वो होता है आर ए अपॉन एल, ये निकाले थे रो की वैल्यू। बट हमको पता है जो आर होता है वो क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी अपॉन आई ए अपॉन एल, है ना। जब इसको ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा रो वी अपॉन एल अपॉन आई अपॉन ए, इस प्रकार से कुछ। बट हमको पता है जो v अपॉन एल होता है मतलब क्या, पोटेंशियल, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो एंड और आई अपॉन जो ए होता है वो तो करंट डेंसिटी होता है। तो यहां से आप रिप्लेस कर देंगे
कि रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे, सो ई इज इक्वल टू रो इंटू जे। ये आ गया आपका। अब आप एक और कर सकते हैं, बट कर नहीं सकते, करना ही है। बट हमको पता है रो की वैल्यू कितनी होती है, 1/सिग्मा। भाई सिग्मा रो रेजिस्टिविटी है, सिग्मा रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टिविटी है। तो यहाँ से ई क्या निकला, ई इज इक्वल टू 1/सिग्मा इंटू जे। तो ई इज इक्वल टू 6/सिग्मा, और लीनियर इक्वेशन बना देंगे तो आ जाएगा जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये आपका रिलेशन हो गया, छोटा सा रिलेशन था, खत्म। अगला देखते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर पे कैसे, या फिर रेसिस्टिविटी के बारे में ही बेसिकली यहाँ स्टडी कर रहे हैं। पहला होता है मेटल्स। मेटल की देखते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें, टेम्परेचर से कैसे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ऑन increasing the temperature, the time of relaxation decreases, hence the resistivity increases। इस पे एक पॉइंट है, resistivity of metal is inversely proportional to temperature होता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो रेसिस्टिविटी है वो भी टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, ये सॉरी यार मैं उल्टा लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। इसका ग्राफ कैसे होता है देखिए, ग्राफ निकालते हैं। जो इसका ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ऐसा। ठीक है, इस तरफ में आपका रेसिस्टिविटी है, इस तरफ में आपका टेम्परेचर, एक्स एक्सिस वाई एक्स। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं, इफ resistivity at 0 डिग्री सेल्सियस एंड हम मान लेते हैं T डिग्री सेल्सियस पे, आर 0 डिग्री पे कुछ होगी और T डिग्री मतलब बढ़ाने के बाद कुछ हो रही होगी। तो 0 डिग्री पे हमने मान लिया रेजिस्टिविटी ρ1 थी, और इसमें मान लिया ρ0। ठीक है, ρ0 मान लेते हैं टी 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 डिग्री पे। तो ρT निकाला जाएगा, टोटल मतलब ना। तो ये क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा, ρ0 1 + α T। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। इफ एट T1 डिग्री सेल्सियस एंड
T2 degree Celsius, the resistivity आर, फिर से वही रो वन एंड रो टू ले लेता हूँ, रेजिस्टिविटी आर रो वन एंड रो टू, दो रो वन आ जाता है आपका रो नॉट वन प्लस एल्फा टी वन, रो नॉट क्या है आपका टी डिग्री पे है, और रो टू आ जाता है रो नॉट वन प्लस एल्फा टी टू। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में से आप डिवाइड कर दो इनको जरा सा, रो वन अपॉन रो टू कर लो आप, रो वन अपॉन रो टू, तो ये क्या आता है रो नॉट अपॉन रो नॉट, ये क्या आएगा वन प्लस एल्फा टी वन अपॉन वन प्लस एल्फा टी टू, ये कट गया। अब आगे देखेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, आगे सॉल्व किया तो ये आ गया रो वन वन प्लस एल्फा टी टू इज इक्वल टू रो टू वन प्लस एल्फा टी वन, आगे सॉल्व करा तो रो वन प्लस रो वन मल्टीप्लाई कर दियो अंदर, रो वन एल्फा टी टू इज इक्वल टू रो टू प्लस रो टू एल्फा टी वन। ठीक है, अब आप करो रो वन माइनस रो टू इज इक्वल टू क्या आ रहा है रो टू एल्फा टी वन माइनस रो वन एल्फा टी टू, मैथमेटिक्स सिंपल मैथ्स है, तो रो वन माइनस रो टू की वैल्यू आ जाती है एल्फा कॉमन, तो ये हो गया रो टू टी वन माइनस रो वन टी टू। तो अब यहाँ से अल्फा निकालता हूँ मैं, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा की वैल्यू आ जाएगी रो वन माइनस रो टू अपॉन रो टू टी वन माइनस रो वन टी टू। ठीक है, ये आपका आ गया टेम्परेचर डिपेंडेंस, या इसको बोलते हैं हम अल्फा, और इसको बोलते हैं अल्फा जो है ये क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स है, इफ अल्फा, अगर हमारी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रेसिस्टिविटी पॉजिटिव है, तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी, अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इसमें रेसिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये अलग अलग उस पर डिपेंड करता है, अलग अलग मेटल पे। अल्फा की वैल्यू जीरो है तो रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी करते हैं, तो ये हमने पढ़ा किसके लिए, मेटल्स के लिए, यही इंपॉर्टेंट था। अगला हम पढ़ते हैं एलॉयज के लिए, सेकंड इन एलॉयज। तो इन alloys resistivity increases by increasing the temperature very less, बहुत कम बढ़ती है, increases by the increase in temperature, increase in temperature very less in compare to pure matter, इसलिए हम ज़्यादातर एलॉय यूज़ करते हैं। क्या इसमें रेसिस्टिविटी डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होती, बहुत कम ही इंक्रीज होती है, ग्राफ कैसा होता है देखते हैं। तो स्लाइटली इंक्रीज करती है,
कर्व बनेगा। इस प्रकार से कर्व सा बनता है। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर। अगला सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इन सेमीकंडक्टर तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए हम हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर को यूज कर सकते हैं। रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स तो सेम है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए देखना गर्म पानी है अगर, तो उसका उसमें गर्म पानी थोड़ा सा हल्का पानी रहेगा ना, तो आप में करंट ज़्यादा अच्छा फ्लो होगा। ठंडे पानी में उतना अच्छा करंट फ्लो नहीं होता। रेसिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। अगला हम देखते हैं आयोनाइज गैस में। आयोनाइज गैस में क्या होता है, रेसिस्टिविटी सेम वही, रेसिस्टिविटी जो है डिक्रीज ही होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस। अगला हम देखते हैं ओमिक रेसिस्टेंस। दो लाइन का है, ओमिक और नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। ठीक है, अगला हम देखते हैं ओमिक रेसिस्टेंस के बारे में। तो द मटेरियल रेसिस्टर कंडक्टर, फिर ऐसा ओमिक रेसिस्टेंस क्या होता है, द मटेरियल रेसिस्टर कंडक्टर, है ना, कंडक्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ, इसको हम बोलते हैं ओमिक रेसिस्टेंस। जो कि एग्जांपल में मेटल्स आ जाते हैं, सारे मेटल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगला आता है नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। ये क्या होता है भाई, तो वही सिंपल, द कंडक्टर कंडक्टर हो गया, या फिर आपका मटेरियल विच डू नॉट फॉलोज ओम्स लॉ। बस एग्जाम्पल अलॉयज हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, इसमें रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज करने पे, और ओम्स लॉ तो कहता है भाई टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, सब नॉमिक रेजिस्टेंस देते हैं। ठीक है, तो इतना सा था बस। अगला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ नहीं है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, द वर्क डन per unit charge in moving from one electrode to another in a battery is called EMF। ठीक है, इसको हम EMF भी बोलते हैं, EMF। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम one electrode to another in battery is called E electromotive force। इसे कौन EMF भी बोलते, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर एक बैटरी है मेरे पास, मान लीजिए, मैं बना के दिखाता हूँ, हो बढ़िया वाली बैटरी है ये। दो पोटेंशियल्स होते हैं इसमें, पता है आपको, है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक को कैथोड और एक को एनोड। ये हो गया, मान लीजिए ये नेगेटिव है, कलर कर दूंगा से। ये पॉजिटिव है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो एक एनोड से दूसरे पर जाने में ये बैटरी है भैया, लिख दूँ क्या, BATTERY, बैटरी, इसी को बोलते हैं EMF। EMF का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ चार्ज, वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, आप पूरा लिख लेना भैया, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इसका आएगा, पेन बदलने ही भूल गया था। तो EMF की जो फॉर्मूला, कैपिटल E लिख देता हूँ मैं, ये होता है, या ई नहीं यार, EMF ही लिखते हैं, क्योंकि ई तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा ना। EMF इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब कैपिटल W अमाउंट ऑफ Q। ये आपका फॉर्मूला आ गया EMF। EMF जो है भाई, ये भी स्केलर होता है, यूनिट जो होती है इसकी, ये होती है जूल पर कूलम, इसी को हम वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो ये होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग an unit positive charge from one point to another, one point to another। ठीक है, ये होता है
ये भी स्केलर है, इसकी भी सेम यूनिट होती है। वो बैटरी के लिए होता है और इसको हम कहीं से भी उठा के ला रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, इसकी भी यूनिट सेम होती है, वोल्ट ही होती है। हाँ, इसको हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Vx माइनस Vy। ये पिछले चैप्टर में क्या था, तो ये होता है वर्क x माइनस वाई अपॉन कैपेसिटेंस पढ़ा था ना जब, उसमें था ये पूरा, ये लो। और हमेशा याद रखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा कम होता है ईएमएफ से। ईएमएफ के बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा कभी भी। पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। के आगे देखते हैं भाई। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आप क्या करेंगे अपनी परीक्षा बोर्ड से, कहाँ था, अपने परीक्षा वो से आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे डिफरेंसेस, ठीक है। मैं होमवर्क देता हूँ, याद से लिख लेंगे कॉपी में, ये इम्पोर्टेंट है। डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ बोल देता हूँ, पूरा लिखूंगा, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये आप कर ही लेना। हाँ जी, अगला देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, आज का आखिरी टॉपिक भी होगा ये, कल मेरे हिसाब से ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। देखिए सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, द फिनोमिना फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, complete loss of resistance या resistivity by certain metal and alloy, by certain metal और alloy, ठीक है, when they are cooled below a certain temperature, when they are cooled below a certain temperature is called superconductivity. कंडक्टिविटी, ठीक है। देखो क्या होता है, जब हम कोई मेटल को बहुत ठंडा कर सुपर कूल कर देते हैं ना, तो उसके अंदर से रेजिस्टेंस ही गायब हो जाता है, अलॉय या रेजिन। तो इसमें क्या होता है, जो आपका कंडक्टेंस होता है ना, ये कंडक्टेंस इन्फिनाइट हो जाता है ना, कंडक्टेंस और सिग्मा ये इन्फिनाइट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। बस इतना सा था। ठंडा करने पे कोई भी मेटल को स्पेसिफिक ठंडा करने पे, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे, उसमें से जो रेजिस्टिविटी है वो लॉस हो जाती, कंप्लीट लॉस, जीरो हो जाती है। इसी समय इसी को हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम, जिसमें हम कंडक्टेंस को इन्फिनाइट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था, आज हम लोग ने सुपर कंडक्टिविटी तक पढ़ा। कल मेरे हिसाब से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगले लेक्चर अगला लेक्चर या फिर मेरे हिसाब से अगला का अगला लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होगा। पढ़ते रहिए बढ़िया से और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।